हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना दोस्त और टीचर रविंद्र सिंह और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं थ्रेड चार्ज सिस्टम का कॉन्सेप्ट। अब थ्रेड चार्ज सिस्टम इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस वाले टॉपिक के अंदर ही एक सब टॉपिक होता है। इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 के अंदर मैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का टॉपिक इन डेप्थ आपको पढ़ा चुका हूं। आज लेक्चर नंबर 6 के अंदर थोड़ा सा ये वाला टॉपिक भी हम पढ़ लेते हैं थ्रेड चार्ज सिस्टम का, बिकॉज इससे भी नीट के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे नीट 2018 के अंदर क्वेश्चन आया, नीट 2013 के अंदर भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया है, तो ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसको लिस्ट इंपोर्टेंट समझ के छोड़ने की गलती मत करना। स्टार्ट करते हैं थ्रेड चार्ज सिस्टम का टॉपिक, समझते हैं थ्रेड चार्ज सिस्टम होता क्या है। ये मैंने यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट ले रखा है। इस फिक्स सपोर्ट से मैंने यहाँ पर दो स्ट्रिंग लगा रखी है, दो मैंने स्ट्रिंग लगा रखी है और हर एक स्ट्रिंग के लोअर एंड से मैंने चार्ज स्फीयर बोल दो या फिर दो चार्ज बॉल बोल दो, ये दो बॉल मैंने लगा रखी है। हर एक बॉल पर एक चार्ज है, क्योंकि मैंने आइडेंटिकल चार्ज बॉल ले रखी है। दोनों की दोनों बॉल कैसी है? आइडेंटिकल चार्ज बॉल्स ले रखी है, यानी दोनों के दोनों बॉल्स कैसी है? एक जैसी है। और इन दोनों बॉल पर चार्ज कैसा है? प्लस क्यू चार्ज है, सिमिलर चार्ज है। और हर एक चार्ज बॉडी के पास अपना कुछ ना कुछ मास भी होता है, क्योंकि ये बॉल्स कैसी है? आइडेंटिकल, तो दोनों के पास में एम मास है। दोनों के पास में कैसा है? मास एम। अब दोनों के दोनों बॉडीज कैसी है? चार्ज। और जब चार्जेस को हम पास पास में रखते हैं तो वो दोनों आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। उनके बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। तो ये वाला चार्ज इसके साथ में इंटरेक्ट करेगा, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये वाला प्लस चार्ज इसको अपने से दूर इधर धकेलना चाहेगा, तो इस पर एक फोर्स एफ लगा देगा। अब क्योंकि ये वाला जो चार्ज है ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू, इस पर क्या लगेगा? रिपल्सन का फोर्स लगेगा, बिकॉज सिमिलर चार्ज है। ये वाला फोर्स भी एफ हो गया। अब इन रिपल्सन के फोर्सेस की वजह से ये चार्ज पास में तो रहने से रहे। इनिशियली मान लो दोनों चार्जेस इस तरह से, जैसे मेरे ये दोनों हाथ हैं, तो एक दूसरे से इस तरह से दूर जाना चाहेंगे। एक दूसरे से क्या जाना चाहेंगे? दूर जाना चाहेंगे। जब ये चार्जेस एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ये चार्जेस जिन रस्सियों से लगे हुए हैं, तो ये रस्सियां यानी ये जो स्ट्रिंग है ये भी तो दूर जाना चाहेगी। तो हमारे पास फाइनली एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, एक कॉमन पॉइंट से मैंने दोनों की दोनों रस्सियां लटका रखी है। एक कॉमन पॉइंट यानी ऊपर एक ही जगह से हमने दोनों की दोनों रस्सियां लगा रखी है, तो ये मैंने वो कॉमन पॉइंट लगाया। अब दोनों रस्सियां भी एक दूसरे से दूर जाएगी, बिकॉज चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। ये प्लस क्यू चार्ज, ये दूसरा प्लस क्यू चार्ज। इनिशियली दोनों के बीच में कोई सेपरेशन नहीं था, लेकिन बाद में दोनों के बीच में एक सेपरेशन आर बन चुका है। ये काम हो चुका है। अगर मैं ये वाले पोजीशन कहीं पर बनाऊं तो ये पोजीशन ये है, ये पोजीशन यहां पर है, जिसको मैंने डैश डैश से आपको समझा रखा है। कितना दूर जाएगा? जितना दूर इस कॉमन लाइन से ये वाला चार्ज जाएगा, उतना ही दूर ये वाला चार्ज जाएगा। यानी अगर ये पूरा सेपरेशन आर है, तो ये इस लाइन से r/2 ये वाला चार्ज दूर गया है, और r/2 ही ये वाला चार्ज दूर गया है। दोनों ही चार्जेस r/2 डिस्टेंस दूर गए हैं। दोनों ही चार्जेस r/2 डिस्टेंस मान लो दूर गए हैं। ये यहां से r/2 दूर गए, ये यहां से r/2 दूर गए, तो दोनों चार्जेस के बीच का पूरा सेपरेशन कितना हुआ? r हुआ। अब ये वाला चार्ज इस चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा F, और इस F फोर्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पहला चार्ज ये, दूसरा चार्ज ये, तो हमने K लिखा। पहला चार्ज हमने Q लिखा, दूसरा चार्ज भी Q है, तो Q और Q का स्क्वायर हो गया। अब दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? R, तो R का स्क्वायर। ये प्लस क्यू चार्ज इस पर इधर फोर्स F लगाएगा, जो कि क्या हो गया? KQ²/R²। अब क्योंकि ये वाला चार्ज भी इसके सिमिलर है, तो ये भी इस पर क्या लगाएगा? इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। रिपल्सिव फोर्स होगी, ये भी क्या हो जाएगी? F ही होगी, कोई F1 F2 नहीं होगी। बिकॉज ये भी देखो ना, सबसे पहले हमने K लिखा इस फोर्स के लिए भी, फिर हमने पहला चार्ज Q लिखा, दूसरा भी हमने Q लिखा, तो Q और Q का स्क्वायर हो गया। भाई दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? R, तो R का हमने स्क्वायर कर दिया फोर्स। दोनों तरफ फोर्स कैसा लग रहा है? इक्वल लग रहा है, बट डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट। तो अगर मैं दोनों चार्जेस का मिलाकर एक पूरा सिस्टम बना लूं, ये दोनों चार्जेस को मिलाकर अगर मैं पूरा का पूरा एक सिस्टम बना लूं, तो अगर ये जो हमारे पास पूरा एक सिस्टम बन चुका है, इस सिस्टम पर लगने वाले नेट फोर्स क्या होगी? सर ये जो हमने पूरा एक सिस्टम, इसको हमने अगर अज्यूम कर लिया है, तो इस सिस्टम पर लगने वाले नेट फोर्स एक तो लग रही है इस तरफ, दूसरी लग रही है इस तरफ। इक्वल फोर्सेस है, इक्वल फोर्सेस। ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इस तरफ है, ये एक फोर्स F इस तरफ है, दूसरी फोर्स F इस तरफ है। इक्वल फोर्सेस है ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे को क्या कर देगी? कट। और इस सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स 0 हो जाएगा। यानी ये सिस्टम जब चार्जेस यहां पर है, इस टाइम में किस में हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। सिस्टम किस में हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। सिस्टम किस में हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। अब अगर मैं यहाँ पर इन सिस्टम के बीच में तीसरा चार्ज कोई Q नोट रख दूं, तो वो पता है कहां पर आएगा? इक्विलिब्रियम वाला एग्जैक्ट पॉइंट पता है कहां पर है? ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। दो चार्जेस अगर आइडेंटिकल है, दोनों चार्जेस अगर क्या है? लाइक चार्जेस है, जैसे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है,
दोनों चार्जेस अगर लाइक है तो अगर वो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, इसके लिए हम तीसरे चार्ज को कहां पर रखते हैं, मैंने आपको इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के अंदर बताया था। तीसरे चार्ज को हम इनका ये जो सेपरेशन वाला लाइन है इसी के अंदर कहीं पर रखते हैं। अब कहां पर रखेंगे ये चीज आप ध्यान से देखो, ये वाला चार्ज भी प्लस क्यू, ये वाला चार्ज भी प्लस क्यू, दोनों चार्जेस एकदम सेम है, एकदम आइडेंटिकल है। हाँ सर एकदम आइडेंटिकल है। तो तीसरा चार्ज या फिर इक्विलिब्रियम वाली वो जो पोजीशन है वो एकदम मिड पॉइंट पर आएगी। इक्विलिब्रियम कहां पर आएगी, एकदम मिड पॉइंट पर, यहां पर जाकर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो मैंने आपको थ्रेड चार्ज सिस्टम के अंदर बता भी दिया कि इक्विलिब्रियम वाला केस कैसे आएगा। तो क्या आपको इक्विलिब्रियम समझ में आई? हाँ सर मेरे को इक्विलिब्रियम तो समझ में आ गई। फिर इक्विलिब्रियम समझा दी, अब हम इसके अंदर आगे डेरिवेशन करते हैं। आगे का डेरिवेशन हम इसके अंदर समझते हैं। आगे का डेरिवेशन अभी हमें समझना है। तो यहां पर हम एक थ्रेड चार्ज सिस्टम पूरा बना लेते हैं। ये एकदम इनिशियल जगह थी जहां पर हमने दोनों चार्जेस को ले रखा था। एक चार्ज रिपेल होकर कहीं यहां पर आ गया, दूसरा चार्ज रिपेल होकर कहीं यहां पर आ गया। दोनों के बीच का सेपरेशन हमने कितना बोला, r। दोनों के बीच का सेपरेशन r। ये जो हमारे पास पहले जो पॉइंट था जहां पर इनिशियली हमने चार्जेस को रखा था, इससे जितना दूर रिपेल ये वाला चार्ज होगा उतना ही दूर रिपेल ये वाला चार्ज होगा। मतलब दोनों एकदम एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पर रहने वाले हैं। हाँ सर। तो ये भी r/2 डिस्टेंस पर होगा, ये भी r/2 डिस्टेंस पर होगा। यानी जितना दूर ये गया है उतना ही दूर ये जाएगा। दोनों का मिलाकर पूरा सेपरेशन r/2 प्लस r/2 मिलाकर कितना बना, r बन गया। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। इनिशियली दोनों की दोनों जो स्ट्रिंग है वो यहां पर थी, यहां पर, लेकिन जब रिपल्सन होगा तो कुछ एंगल घूमकर ये यहां से इधर चली जाएगी, यहां से इधर चली जाएगी स्ट्रिंग। तो कुछ ना कुछ इस इनिशियल पोजीशन के साथ ये क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा, जिसको हमने क्या बोला, थीटा। अब जितना ये मुड़कर गया इस तरफ उतने तो ये वाला चार्ज मुड़ के गया इस तरफ। हाँ सर ये वाला चार्ज भी उतना ही मुड़कर गया है दूर, बिकॉज चार्जेस कैसे हैं, आइडेंटिकल। तो ये वाला एंगल इस मेन लाइन के साथ या फिर इस बेस लाइन के साथ ये जो हमारे पास स्ट्रिंग मुड़कर गई है इसका एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया। क्या आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब ये जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रहा है एफ के क्यू स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। ये वाला चार्ज है, इसके ऊपर ये वाला चार्ज, इतना फोर्स इधर लगाएगा। ये चार्ज भी तो इसके ऊपर इसी तरीके से फोर्स एफ इस तरफ लगाएगा, फोर्स एफ जो कि क्या है, के क्यू स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। यही काम होने वाला है, दोनों साइड इसी तरीके का फोर्स लगने वाला है, क्योंकि दोनों चार्जेस क्या है, आइडेंटिकल। तो एक ही प्रोसेस दोनों चार्ज पर होने वाली है, सेम प्रोसेस। अब ये जो चार्ज बॉडी है, मैंने आपको एक बात बोली थी कि हर एक चार्ज बॉडी के पास अपना खुद का एक मास होता है, क्योंकि दोनों के दोनों बॉल्स या फिर दोनों के दोनों जो हमारे पास स्फीयर है वो कैसे हैं, आइडेंटिकल है। तो इस पर भी मास एम होगा, इसके ऊपर भी मास एम होगा। और हर एक बॉडी जिसके पास अपना खुद का एक मास होता है उस पर डाउनवर्ड क्या करेगा, ग्रेविटी भी एक्ट करेगा, यानी नीचे की तरफ क्या लग जाएगा, एक फोर्स mg लग जाएगा। अब ये आपके पास क्या है, एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग है, एक थ्रेड है। एक क्या है, थ्रेड, जो कि एक फिक्स जगह से बंधी हुई है, और साथ में इससे क्या लटका हुआ है, एक मास इससे लटका हुआ है, इससे एक मास लगा हुआ है। तो इसके अंदर क्या आएगा, टेंशन आएगा। टेंशन के बारे में पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में। इसके अंदर क्या आएगा, टेंशन आएगा, जो कि टेंशन एकदम सीधी लाइन में ना होकर कुछ इस तरीके से इस लाइन पर लगने वाला है। जो हमारे पास रस्सी होता है इसी के अंदर लगता है, और ये अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट लगता है। ये हमारे पास चार्ज ऑब्जेक्ट है या फिर चार्ज बॉल है, इससे अवे लगेगा, इससे दूर के डायरेक्शन में लगेगा। यानी ये जो हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है इस पर किस तरह से फोर्स लग रहे हैं, एक तो सर इधर फोर्स एफ लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स mj लग रहा है, और एक इस तरह से टेंशन t लग रहा है। इस टाइप के 3 फोर्स इस पर लगेंगे, और यही सेम काम इस चार्ज पर भी होने वाला है। दोनों में से कोई भी देख लो, एक ही बात है। अब यहां से आप ध्यान से एक बात देखो, ये जो मैंने एक डैश डैश करके एक लाइन बनाई, क्या आपको एक जेड की तरह स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है? ध्यान से देखो, ध्यान से। ये मैंने ये मेन लाइन बनाई, फिर मैंने इस स्ट्रिंग वाली लाइन बनाई, स्ट्रिंग वाली लाइन, फिर मैंने वापस एक डैश डैश वाली लाइन अज्यूम की। ये आपको क्या एक जेड के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जेड के जैसी स्ट्रक्चर। हाँ सर, अगर आपको इस तरह की जेड जैसी स्ट्रक्चर बनती हुई दिखाई दे तो जो एंगल यहां पर है वही एंगल यहां पर आने वाला है, वही एंगल यहां पर आने वाला है। तो यहां पर भी एंगल कितना हो गया है, थीटा हो चुका है। यहां पर अगर एंगल थीटा है, यहां पर अगर हमारे पास एंगल थीटा है, तो अगर मैं इस रस्सी वाली लाइन को थोड़ा आगे तक अगर मैं इमेजिन करके आगे एक्सटेंड करूं, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। क्या आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, फिर इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब तक क्या हुआ है, यहां पर एंगल थीटा आ चुका है और यहां पर एंगल थीटा आ चुका है। ये हमारे पास जो एंगल थीटा है, अच्छा पहले इससे पहले एक और बात बता, ये जो हमारे पास रस्सी है, ये जो स्ट्रिंग है, ये एल लेंथ की है। इसकी लेंथ कितनी है, एल है। इसकी लेंथ कितनी है, एल है। ये जो एल है इसके अगर मैं कंपोनेंट करूं
तो ये जो थीटा है इसकी तरफ इस एल का क्या कंपोनेंट आ जाएगा, एल कोस थीटा आ जाएगा, एल कोस थीटा। ये पूरी सीधी लाइन एल कोस थीटा की हो जाने वाली है। और जहां पर एंगल नहीं है, ये तो एंगल वाली डायरेक्शन में एल का कंपोनेंट क्या है, एल कोस थीटा। जहां पर एंगल नहीं है यानी कि ये वाली डायरेक्शन, एल का एक कंपोनेंट इस तरफ हो गया और एक एल का यही कंपोनेंट इधर नीचे की तरफ भी होगा, जो कि क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा, एल साइन थीटा। यानी ये जो r/2 डिस्टेंस है इसका हमें एक और वैल्यू मिल गया, जो कि क्या है, एल साइन थीटा। अगर इतना एल साइन थीटा है, यही सेम प्रोसेस भी तो यहां पर होने वाली है, यानी ये वाला जो r/2 है ये भी कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो r/2 क्या है, एल साइन थीटा। ये वाला r/2 भी कितना है, एल साइन थीटा। तो पूरा मिलाकर ये r हमारे पास क्या आ जाएगा, 2l साइन थीटा। इस वैल्यू को भी आप क्या करना, याद रखना, काम आएगी आगे, काम आएगी आगे। इतनी चीज को भी आप याद रख लेना। अब ये जो टेंशन T है, यहां पर आपको एंगल थीटा दिखाई दे रहा है, तो थीटा की साइड में इस T का क्या कंपोनेंट आएगा, T कोस थीटा आ जाएगा, T कोस थीटा आ जाएगा। और जहां पर थीटा नहीं है, इस डायरेक्शन में इसका क्या कंपोनेंट आएगा, इस डायरेक्शन में इसका क्या कंपोनेंट आएगा, T साइन थीटा आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, डायग्राम आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इस चार्ज को हम बना लेते हैं, ये प्लस क्यू, यहाँ पर फोर्स लग रहा है F, ठीक है, नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, mg लग रहा है। यहां पर क्या था, टेंशन T था। ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन बनाई और यहां पर ये एंगल हमारे पास, क्योंकि ये z बन रहा है, तो इसको मैंने क्या कर लिया, थीटा बना लिया। इसको मैंने क्या कर लिया, एंगल थीटा ही बना लिया, बिकॉज z बन रहा है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा। ये थीटा है, इसकी साइड में इस T का क्या कंपोनेंट आएगा, इधर T कोस थीटा आ जाएगा, T कोस थीटा आ जाएगा। और इसकी दूसरी जो लाइन है, ये जो दूसरी साइड है, यहाँ पर भी चलो मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना ली, यहाँ पर भी मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना ली। इधर क्या कंपोनेंट आ जाएगा टेंशन का, इधर कंपोनेंट आ जाएगा T साइन थीटा। थीटा वाली डायरेक्शन में अपना जो टेंशन है इसका क्या कंपोनेंट आएगा, कोस थीटा। और यहाँ पर क्या आया, साइन थीटा आ गया। अब आप एक काम करो, दोनों के दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दो, जो कि एक ही डायरेक्शन में, यानी हमारे पास T कोस थीटा जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये सर mg के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और T साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, जो कि इसके ठीक सामने है, T साइन थीटा के सामने क्या है, f यानी कि ये f हो गया, ये क्या हो गया, f हो गया। चलो इसको एक काम करो, उल्टा लिखो, T साइन थीटा को आप पहले लिख दो, इज इक्वल टू f है, T साइन थीटा इक्वल टू f है, और बाय कर दो आप ये T कोस थीटा, बाय को एक बार रहने दो, आप दूसरा ये लिखो T कोस थीटा इक्वल टू mg। अगर आप पूरे को डिवाइड करते हो, यानी इसको इसके साथ में डिवाइड करते हो और इसको इसके साथ में डिवाइड करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, सर T से T तो कट जाएगा और साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या आता है, टेन थीटा आता है। और इस पूरे को डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा, f बाय mg मिलेगा, f बाय mg मिलेगा। यहां पर f बाय mg आपको मिल चुका है। टेन थीटा की क्या वैल्यू आ चुकी है, f बाय mg आ चुकी है। और अगर आप यहां से आप ध्यान से ये चीज देखो, ये आपके पास एंगल थीटा आ चुका है, बिकॉज ये वाला एंगल भी कैसा था, थीटा। ये वाला एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल भी आपके पास क्या आ चुका है, थीटा आ चुका है। अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करूं तो ये एंगल आपके पास क्या आ चुका है, थीटा आ चुका है। अगर आप इस फोर्स को इसके ठीक सामने रखो और फिर अगर आप टेन थीटा की वैल्यू लो, तो आपको क्या मिलेगा, एंगल के ठीक सामने जो हमारे पास फोर्स है वो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय, जहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है ये वाले लाइन, वो क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपको टेन थीटा मिलता है। ये भी यहां से भी क्या आता है, टेन थीटा f बाय mg ही आ जाता है। क्या आपने टेन थीटा की ये वैल्यू निकाली, हाँ सर इतनी वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली। अगर आपने इतनी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो अब इसके बाद में हम एक काम करते हैं, यहां पर हम टेन थीटा को f बाई mg लिख लेते हैं, बिकॉज हमने अभी अभी ये कैलकुलेट किया है। फोर्स f क्या है, k q स्क्वायर बाय r का स्क्वायर, साथ में हमने क्या लिख दिया, mg लिख दिया। ये क्या आपको टेन थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, हाँ सर टेन थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं एक काम करता हूँ, q स्क्वायर को एक तरफ रख लेता हूँ, बाकी सारे टर्म को मैं टेन थीटा की तरफ भेज देता हूँ, यानी q स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर mg को टेन थीटा की तरफ भेजो, ये आपके पास आ जाएगा mg टेन थीटा r स्क्वायर बाय ये के नीचे आ जाएगा, यानी क्या आपको इतनी सारी बात समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, हमें चार्ज q की वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा, अंडर रूट, यानी आपको मिलेगा अंडर रूट mg टेन थीटा बाई के डॉट r, बिकॉज जब आप r स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो सीधा क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। ये r पर अंडर रूट नहीं लगा हुआ है, ये सीधा पड़ा है, ये सीधा पड़ा है। तो आपको चार्ज q की क्या वैल्यू मिल गई, अंडर रूट mg टेन थीटा बाई के डॉट r, और ये r अंडर रूट से बाहर है।
क्या आपको चार्ज की वैल्यू समझ में आ गई? चार्ज की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की? हाँ सर, इतनी तो सारी वैल्यू हमको समझ में आ गई, इतना कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया। ठीक है, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। mg tan थीटा अंडर रूट mg tan थीटा बाई k डॉट r, इतनी वैल्यू आपको समझ में आ गई। अब यहां पर हम एक और छोटा सा काम कर सकते हैं। आप r की जगह ये 2l sin थीटा की वैल्यू रख सकते हो, आप r की जगह 2l sin थीटा की वैल्यू रख सकते हो। लेकिन उससे पहले हम एक और छोटा सा काम करेंगे, उससे पहले हम एक और छोटा सा काम करेंगे। क्या काम करेंगे? काम हम ये करेंगे, हम यहां पर एक स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। स्मॉल एंगल का अप्रोक्सीमेशन ये कहता है हमसे कि अगर ये जो लेंथ L है स्ट्रिंग की, ये जो लेंथ L है स्ट्रिंग की, ये जो L लेंथ है स्ट्रिंग की, इसकी कंपैरिजन में अगर दोनों चार्जेस का बीच का ये सेपरेशन है, ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत कम है। यानी ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है, इनकी लेंथ इस सेपरेशन की कंपैरिजन में बहुत ही बड़ी है। यहाँ पर आपको सेपरेशन बड़ा लग रहा होगा, ये तो आपको डायग्राम के अंदर आपको समझाने के लिए बना रखा है मैंने। बाकी ये जो सेपरेशन है, ये इस लेंथ की कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। तो अगर ये जो हमारे पास सेपरेशन आ रहा है, ये लेंथ की कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो हम साइन थीटा को बताओ क्या लिखते हैं इस डायग्राम के अंदर? साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये एंगल है, इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर क्या है सर? r/2 है, r/2 है। पहली बात तो ये सेपरेशन बहुत कम, फिर हमने उसका भी आधा पार्ट कर लिया, ये तो और भी कम हो गया, r/2 हो गया। हाइपोटेनियस क्या है सर? ये l है, r/2 है, r/2l। r पहली बात l की कंपैरिजन में बहुत छोटा, ये हमने बहुत छोटी टर्म लिख दी, डिवाइडेड बाय में हमने बड़ी टर्म लिख दी। यानी ये जो साइन थीटा है, ये r/2l, ये बहुत छोटी टर्म आने वाली है। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बहुत छोटी टर्म आपको मिलने वाली है? हाँ सर, बहुत ही छोटी टर्म हमको मिलने वाली है। यानी ये जो एंगल है साइन थीटा, ये क्या बहुत ही स्मॉल रहने वाला है? हाँ सर, स्मॉल रहने वाला है। और मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब एंगल थीटा बहुत स्मॉल रहेगा तो हम साइन थीटा को नियरली टेन थीटा के इक्वल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टेन थीटा के इक्वल बोल सकते हैं। साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? नियरली टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। यानी ये जो हमें फॉर्मूला मिला है, ये जो हमें फॉर्मूला मिला है, इसको मैं मॉडिफाई करके एक और काम कर सकता हूँ। इसके अंदर मॉडिफाई करके क्या काम कर सकता हूँ? इसको मिटाता हूँ ऊपर वाले पोर्शन को, इसको मॉडिफाई करके मैं साथ में इसको क्या लिख सकता हूँ? Q इक्वल टू अंडर रूट mg साइन थीटा बाई के और अंडर रूट के बाहर मैंने डॉट r लिख दिया। ये वाला फॉर्मूला भी आपको मिल गया। देख लो, सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा की जगह मैंने साइन थीटा लिखा है। क्या आपको चार्ज का ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। फिर एक और छोटा सा काम हम करेंगे, एक और छोटा सा काम करेंगे। या तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ mg टेन थीटा बाई के डॉट r, या फिर मैं इसको mg टेन थीटा बाई के, अब ये डॉट r को मैं बाहर ना रखकर अंडर रूट के अंदर ही इसको ले लूं, तो क्या मैं इसको r का स्क्वायर लिख सकता हूँ? mg टेन थीटा r स्क्वायर बाई के, या फिर mg साइन थीटा r स्क्वायर बाई के। टेन थीटा की जगह मैं साइन थीटा भी लिख सकता हूँ। हाँ सर, कर तो सकता हूँ, कर तो ये काम मैं सकता हूँ, कर तो मैं ये काम सकता हूँ। फिर मैं ये वाला फॉर्मूला अब मिटा देता हूँ क्योंकि हमको और स्पेस की जरूरत है। यहां पर मैं एक तीसरा फॉर्मूला और बना सकता हूँ। तीसरा फॉर्मूला ये है, अंडर रूट mg लिखा मैंने, अब टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा लिख सकता हूँ। साइन थीटा मैंने लिख दिया, बाई मैंने के लिख दिया। अब r की जगह आप ये 2l साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो। r की वैल्यू 2l साइन थीटा भी तो होती है। हाँ सर, होती है। देख लो, ये जो हमारे पास l है, इसका नीचे की तरफ क्या कंपोनेंट आया था? l साइन थीटा। ये तो r/2 के इक्वल है, और पूरा ये जो सेपरेशन r बना है, इसकी वैल्यू क्या बन गई थी? 2l साइन थीटा। तो आप एक काम करो, r स्क्वायर की जगह आप 2l साइन थीटा का स्क्वायर करो, 2l का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4l स्क्वायर, और साइन थीटा का क्या स्क्वायर हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद में अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा mg 4l स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, बिकॉज स्क्वायर यहां पर पड़ा है और एक साइन थीटा ये पड़ा है, तो साइन क्यूब थीटा बाय के। तो आपको चार्ज का एक तीसरा फॉर्मूला और मिल गया, आपको चार्ज का एक तीसरा फॉर्मूला और मिल गया। ये है पूरा थ्रेड चार्ज सिस्टम का कॉन्सेप्ट, ये है थ्रेड चार्ज सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट। तो इन सबको मिटाता हूं, तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको लिखवाता हूं, और फिर हम आगे मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें से अगर आपको कुछ भी नोट करना था तो आप लेक्चर को पीछे लेकर नोट कर सकते हो। बढ़े आगे। और अगर किसी ने नोट नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये डायग्राम आपने समझ लिया ना। अब इसके बाद में ये तीनों फॉर्मूले मेरे साथ में लिखो। चार्ज क्यू अंडर रूट mg टेन थीटा r स्क्वायर बाई के, या तो आप r स्क्वायर लिख रहे हो तो अंडर रूट के अंदर ले लो,
या फिर आप आर स्क्वायर को सीधा के लिख सकते हो, बट ये जो आर स्क्वायर को सीधा आर लिख सकते हो, लेकिन ये अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। यानी आप इसको साथ में mg tan थीटा बाई के, इसको पूरे को अंडर रूट में ले लो और डॉट आप आर बाहर लिख दो। ये भी क्यू का एक फॉर्मूला हो सकता है। एक फॉर्मूला ये आ गया, इसी की जगह आप अल्टरनेटिव में ये दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हो। और अगर स्मॉल एंगल का अप्रोक्सीमेशन है, स्मॉल एंगल का अप्रोक्सीमेशन है, थीटा क्या है, स्मॉल है, स्मॉल है, तो आप क्या कर सकते हो, क्यू की जगह आप क्या कर सकते हो, अंडर रूट mg साइन थीटा आर स्क्वायर बाई के लिख सकते हो, बाई के आप लिख सकते हो। और एक और तीसरा फॉर्मूला स्मॉल एंगल के ही अप्रोक्सीमेशन के अंदर बन सकता है। क्या बन सकता है, हमने लिखा mg साइन थीटा, हमने 1 लिख दिया। जब आप आर स्क्वायर की जगह 12 साइन थीटा लिखोगे और फिर आर स्क्वायर की जगह 12 साइन थीटा का स्क्वायर होगा, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 12 का सबसे पहले बात स्क्वायर होकर 4l स्क्वायर बन जाएगा। साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और एक साइन थीटा यहाँ पर पहले से पड़ा है तो साइन क्यूब थीटा बाई हमने ये के लिख दिया। ये आपके पास चार्ज क्यू का तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा। चार्ज क्यू का ये क्या है, तीसरा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला नंबर 2 और ये फॉर्मूला नंबर 3। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू बताओ तो क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा इसकी वैल्यू बताओ तो क्या है सर। साइन थीटा यहाँ से अगर हम निकालो तो ये आता है r/12, r/12 अभी मैंने आपको निकालना बताया भी था। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये एंगल है इसके ठीक सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर यानी r/2, और हाइपोटेनियस ये क्या है, l है, r/2 लिखा और हमने l लिखा। साइन थीटा क्या है, r/12। इसी फॉर्मूले के अंदर आप इस साइन थीटा की जगह क्या कर सकते हो, साइन थीटा की जगह आप साथ में r/12 भी लिख सकते हो। करके देखें या फिर रहने दें, एक काम करते हैं, ये कर ही लेते हैं। साइन थीटा की जगह हम ये लिख देते हैं। तो चार्ज क्यू का एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है, अंडर रूट mg आर स्क्वायर बाई के, और साइन थीटा की जगह हम वैल्यू लिख देते हैं r/12। इसको आप कर लेना, आपके पास में एक तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला इतना ज्यादा कोई काम का है नहीं, तो इसको आप एक काम करो, रहने दो। बस ये चीज आप याद रखना कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, r/12, r/12। और अगर एंगल स्मॉल होगा तो ये जो साइन थीटा है इसकी जगह आप टेन थीटा की वैल्यू को भी r/12 लिख सकते हो। टेन थीटा के इक्वल भी आप इसको ले सकते हो इफ स्मॉल एंगल का केस हो, अगर स्मॉल एंगल का केस हो। क्या आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया? हाँ सर, कुछ आइडिया तो लगा है कि ये टॉपिक होता क्या है। सवाल करोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सवाल में लगते हैं, सवाल करने हम इसके स्टार्ट करते हैं। अब एक जरूरी बात, इसके क्वेश्चन एक तो नेट 2013 के अंदर आया था, बड़ा बढ़िया एक शानदार क्वेश्चन था इसका, और 18 के अंदर तो और भी शानदार क्वेश्चन आया था। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। एक और तीसरा क्वेश्चन मेरी तरफ से रहेगा, और एक चौथा क्वेश्चन रहेगा, वो ये रहेगा कि अगर मैं थ्रेड चार्ज सिस्टम को स्पेस में लेकर चला जाऊं तो क्या होगा। इस टाइप के 4 क्वेश्चन हमारे पास इस लेक्चर के अंदर रहेंगे, और ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपकी मैक्सिमम वैरायटी इस टॉपिक की कवर हो जाएगी। इन्हीं से एक क्वेश्चन बनेगा, अगर बनेगा तो, और कोई अलग से क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। ठीक है, थ्रेड चार्ज सिस्टम के हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं क्वेश्चंस के लिए अपनी कॉपी लेकर आया हूँ, ये अपनी क्वेश्चन वाली कॉपी है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है कि, चलो इसको मिटाता हूँ, क्वेश्चन ऊपर तक लिखेंगे। हमारे पास स्पेस बचा रहना चाहिए, स्पेस बचा रहना चाहिए। क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड spherical balls of mass m equal to 9 milligram are suspended from a common point by two massless strings of length 20 सेंटीमीटर, यानी दोनों की दोनों स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। आर इन इक्विलिब्रियम when they are at a separation of 2 सेंटीमीटर from each other
एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर है दोनों के दोनों बॉल्स, उस टाइम में एक इसमें इक्विलिब्रियम में। फाइंड द चार्ज ऑन ईच बॉल, हर एक बॉल का आपको चार्ज बताना है। अब क्योंकि दोनों के दोनों आइडेंटिकल चार्ज बोला, यानी दोनों का चार्ज आना तो एक ही है, किसी एक का आप कैलकुलेट कर लो, दूसरे का तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमने इस तरह से करके एक फिक्स सपोर्ट से एक कॉमन पॉइंट पर हमने 2 स्ट्रिंग लगाई थी और दोनों स्ट्रिंग के लोअर एंड पर हमने क्या कर दिया, एक एक चार्ज स्फेरिकल बॉल लगा दिए थे। हो क्या रहा है कि उसके बाद में वो जो आइडेंटिकल चार्ज बोला वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल और कुछ ना कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बना लेगी। ये हमारे पास थ्रेड चार्ज सिस्टम बन चुका है। यहां पर मैंने एक चार्ज बॉल बना दी प्लस क्यू, यहां पर मैंने दूसरी चार्ज बॉल बना दी प्लस क्यू। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है, हर एक जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसकी लेंथ एल कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। हर एक स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। हर एक स्ट्रिंग की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर हो गई। दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है, दोनों चार्जेस का सेपरेशन जब 2 सेंटीमीटर है तब वो क्या है, आपस में इक्विलिब्रियम में। तो ये मैंने क्या किया, एक कॉमन मैंने लाइन बनवा दी सबसे पहले, तो जहां पर इनिशियली चार्ज थे, जहां पर इनिशियली चार्ज थे, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया सर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और दोनों चार्जेस आइडेंटिकल, इनके बीच में इक्विलिब्रियम कहां पर आएगी, एकदम मिड पॉइंट पर आएगी, यहां पर एकदम मिड पॉइंट पर, यहां पर क्या आएगी, इक्विलिब्रियम आएगी। और इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट से ये वाला चार्ज कितने डिस्टेंस पर है सर, r/2 पर होता है। पूरा r अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा, r/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब ये वाला चार्ज इस चार्ज पर क्या करेगा, इधर की तरफ एक फोर्स F लगाएगा, जो जाएगा kq² बाई दोनों के बीच का सेपरेशन r का स्क्वायर। नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा, mg लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स mg लगेगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा सर, tan थीटा आता है F/mg, मैंने आपको बताया था, यानी kq² बाई mg। अब यहां से आप चार्ज q का क्या फॉर्मूला निकाल सकते हो सर, mg tan थीटा kq² बाई r² mg होता है। सर आप निकाल सकते हो mg tan थीटा r² बाई k इस पूरे का अंडर रूट। यहां से आप चार्ज का आंसर निकाल सकते हो, चार्ज आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। आपने लिखा mg, आपने क्या लिखा, mg क्या होता है सर, mg m के अंदर सबसे पहले आपने मास लिखा 9 मिलीग्राम। जब आप मिलीग्राम को किलोग्राम के अंदर चेंज करोगे, यहाँ पर देखो आपको mks के अंदर लिखना होगा, तो आप इसे किलोग्राम के अंदर चेंज करो। सबसे पहले आप मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 10⁻³ लग जाएगा। फिर आप ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे तो 10⁻³ और साथ में लग जाएगा। यहाँ पर हमारे पास अगर हम 9 मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 9 × 10⁻6 लग जाएगा। साथ में आपने इस ग्रेविटी का 10 लगा दिया। अब आप tan थीटा कहां से निकालोगे, tan थीटा यहां पर ये एंगल मान लो कितना है, थीटा है। ये एंगल कितना है, थीटा है। ये एंगल भी कितना है, थीटा है। क्या आप यहां से sin थीटा निकाल सकते हो, sin थीटा सर, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये थीटा इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर कितना है, 1 सेंटीमीटर है। हाइपोटेनियस सर ये है टेढ़ी लाइन, जो कि कितनी है, 20 सेंटीमीटर। 1/20 क्या बड़ा होता है या छोटा होता है सर, बहुत छोटी वैल्यू होती है, बहुत ही छोटी वैल्यू होती है सर 1/20। तो एक 20 के कंपैरिजन में एक कितना ही होगा। जब आप 1/20 करोगे तो आपको वैल्यू 0 समथिंग ऐसी कुछ मिलेगी, यानी बहुत छोटी वैल्यू मिलने वाली है, बहुत छोटी ये वैल्यू मिलने वाली है। साइन थीटा की वैल्यू बहुत छोटी मिलने वाली है, यानी थीटा क्या है, बहुत ही स्मॉल है। थीटा क्या है, बहुत ही स्मॉल है। थीटा अगर स्मॉल है तो हम क्या साइन थीटा को tan थीटा बोल सकते हैं। साइन थीटा ये नियरली किसके इक्वल हो जाता है, tan थीटा के नियरली इक्वल हो जाता है। तो जो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू 1/20 आई है, इसको आप tan थीटा की जगह रख सकते हो। आपने क्या रख दिया, 1/20 रख दिया, 1/20 साथ में रख दिया। भाई आपने क्या किया, k की वैल्यू 9 × 10⁻9 भी रख दी। आपके पास अब ये बचा क्या है सर, सेपरेशन r बचा है। दोनों के बीच का सेपरेशन r कितना है, 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर का जब आप स्क्वायर करोगे, 2 सेंटीमीटर को आप 2 × 10⁻2 मीटर लिखते हो। 2 × 10⁻2 मीटर आप लिखते हो जब आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हो। हाँ सर इतना लिखते हैं। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो सबसे पहली बात आपको 2 का स्क्वायर करना, आप क्या करोगे, 4 कर दोगे। 10⁻2 का स्क्वायर करोगे तो आप क्या करोगे, 10⁻4 हो जाएगा। अब आप इस पूरे को कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको चार्ज का आंसर मिल जाएगा। एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं और यहाँ पर हम कैलकुलेशन अब करते हैं। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो आपको आंसर मिलेगा Q = अंडर रूट आपने सबसे पहले बनाया। ये 9 से 9 कट हो चुका है, 9 से 9 कट हो चुका है। यहाँ पर ये जो 4 है, ये इस 20 को 5 टाइम्स कट कर देगा, ये इस 20 को 5 टाइम्स कट कर देगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास अब बचा क्या है, हमारे पास ये 10 हो गया। ये 10 इस 10⁻6 के साथ में क्या करेगा, मल्टीप्लाई, इसको 10⁻5 छोड़ेगा सबसे पहले बात।
ये 10 की पावर -5 और यहाँ पर ये 9 तो चला गया, ये बचा 10 की पावर 9, 10 की पावर 9, साथ में यहाँ पर क्या बचा है 10 की पावर -4 और बचा है, 10 की पावर -4 और बचा है, और यहाँ पर ये क्या है डिवाइडेड बाय में 5 है। डिवाइडेड बाय में कितना बचा है, ये 5 बचा है। तो आपके पास ये बचा है 1/5, यहाँ पर तो ऊपर तो कोई भी नहीं है टर्म मैथमेटिकल, हाँ, और ये क्या है साथ में नीचे 5 बचा है। इनटू आप पावर की अगर बात करो तो ये 10 की पावर -5 और -4 कितना -9, जब ये 10 की पावर 9 पर जाएगा तो ये भी 10 की पावर -9 है, 10 की पावर -9 और 10 की पावर -9 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -18 आ जाएगा। 1/5 इंटू 10 की पावर -18 है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एक तो ये बचेगा 1/√5, साथ में जब आप 10 की पावर -18 का अंडर रूट लोगे तो ये बाद में आपके पास कितना बचेगा 10 की पावर -9। 10 की पावर -9 तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1/√5, क्योंकि 1 का अंडर रूट तो 1 ही आना है, 1/√5 इंटू 10 की पावर -9, और चार्ज की क्या होती है सर यूनिट कूलम। 10 की पावर -9 को कूलम, 10 की पावर -9 कूलम को हम और क्या बोल सकते हैं, नैनो कूलम बोल सकते हैं। तो 1/√5 नैनो कूलम आपके पास इस चार्ज की वैल्यू आ चुकी है, इसका आंसर आ चुका है। क्या आपको थ्रेड चार्ज सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया? क्या कुछ इसके अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल था? नहीं सर, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। एक दो और क्वेश्चन करा दो सर, और ज्यादा अच्छे से हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन इतना इजी लेवल का क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इस बार थोड़ा सा मुश्किल लेवल पे जाएंगे। नीट 2013 का क्वेश्चन अभी हम करेंगे, 2013 का क्वेश्चन। 18 वाला करा दिया तो अभी आपको हेवी लगेगा, पहले 13 का क्वेश्चन करते हैं, फिर 18 के क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करा रहा हूं, जो कि कुछ इस तरीके से, एक बेसिक क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया। टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम a common point by strings of equal length the equilibrium separation between them is r। उन दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर, r दे रखा है। फिर क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है नाउ द स्ट्रिंग्स आर rigidly clamped at half the height the equilibrium separation between the charges या फिर balls now becomes। अब कितनी बन जाएगी इक्विलिब्रियम सेपरेशन या फिर जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वो है r/√2 का स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है r/2 की पावर 1/3, तीसरा ऑप्शन है 2r/3 और फोर्थ ऑप्शन है 2r/√3। ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इसे आपको सोल्व करना है। बताइए क्या होगा इसके अंदर। मार्कर चेंज करता हूं मैं। अब ये वाला क्वेश्चन हमें कैसे करना है, मार्कर चेंज कर लिया मैंने, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो सिचुएशन दे रखी है उसके अंदर हमें बोला गया है कि एक फिक्स पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है, वहां से मैंने 2 स्ट्रिंग सस्पेंड कर रखे हैं, उन स्ट्रिंग के सारे 2 इक्वल चार्ज पिथ बॉल मैंने सस्पेंड कर रखी है। ठीक है, 2 इक्वल चार्ज की मैंने पिथ बॉल सस्पेंड कर रखी है और इक्विलिब्रियम पोजीशन में इनके बीच का जो सेपरेशन होगा, इक्विलिब्रियम सेपरेशन, वो हमें आर दे रखा है। हमें इनके बीच का इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना दे रखा है, आर दे रखा है। ये इनके बीच की वो कॉमन लाइन
जहां से इन चार्जेस ने जर्नी स्टार्ट की थी, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और फिर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। दोनों एक दूसरे को रिपेल करके यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ये दोनों चार्जेस किसमें है? इक्विलिब्रियम में। यहाँ पर ये चार्जेस किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। और जहां पर ये इनिशियली थे वहां से अब ये जहां पर मुड़ के आए तब तक इन्होंने कितना एंगल बनाया? मान लो थीटा एंगल बनाया। इस तरफ से भी थीटा एंगल बनाया, बिकॉज दोनों चार्जेस सेम है। दोनों चार्जेस कैसे हैं? सेम है। इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या करेगी? ग्रेविटी एक्ट, बिकॉज हर एक चार्ज बॉल के पास अपना मास होता है, तो इसके पास मास सेम है, जिसकी वजह से इस पे ग्रेविटी एक्ट करेगी। यहां पर भी ग्रेविटी एक्ट करेगी। एक चार्ज दूसरे पे रिपल्सन का फोर्स एफ लगाएगा, ये वाला चार्ज भी इस पर रिपल्सन का फोर्स एफ लगाएगा, ये भी इस पर क्या लगाएगा? रिपल्सन का फोर्स एफ लगाएगा। आप इसके लिए टेन थीटा बताओ तो क्या होगा? टेन थीटा सर, टेन थीटा तो एफ बाई एम जी होता है। एफ फोर्स का फॉर्मूला लिखो, के क्यू स्क्वायर, इक्विलिब्रियम सेपरेशन दोनों के बीच का कितना है? आर स्क्वायर है, और साथ में ये क्या है? एम जी। के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी, आपके पास टेन थीटा का फॉर्मूला इस सिस्टम के लिए आ रखा है। अब मैं एक काम करता हूँ, 2000 ईयर्स लेटर, सुना है ना आपने, तो वही काम करते हैं। थोड़ी देर बाद हमने एक काम किया, इसी के अंदर हमने एक दूसरा काम कर दिया। ये वाला केस ना लेकर मैंने थोड़ी देर बाद मैंने बोला, अगर मैं एक ऐसा मैं सेटअप लेता हूं कि एक ये मैंने स्ट्रिंग ले रखी है, इस स्ट्रिंग के एक ये जो कॉमन फिक्स पॉइंट है, यहां से मैंने दो दूसरी स्ट्रिंग निकाली। दोनों ही स्ट्रिंग की मान लो लेंथ सेम है, तो मैंने एल लेंथ ले लिया, और यहां से फिर मैंने ये जो इक्वल चार्ज की पिथ बॉल है, इनको मैंने हैंग करके रखा है। इनिशियली जब ऐसा केस था, इसके अंदर ये जो हाइट है इस कॉमन फिक्स पॉइंट से, ये जो चार्जेस की, इसको मैंने वाई बोल रखा है। ये जो कॉमन फिक्स पॉइंट है, यहां से इन चार्जेस के हेड को मैंने क्या बोल रखा है? वाई बोल रखा है। इसको मैंने क्या बोल रखा है? वाई बोल रखा है। एच बोल सकता हूं या वाई भी बोल सकता हूं। इस हेड को मैंने क्या बोल रखा है? वाई बोल रखा है। अब क्वेश्चन के अंदर दूसरी सिचुएशन ये है कि नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लेम्प्ड एट द हाफ हाइट, एट हाफ द हाइट। यानी अगर मैंने ये जो चार्जेस है इसकी और कॉमन फिक्स पॉइंट के बीच की ये जो हाइट है, ये जो वाई है, इसको अगर मैंने हाफ कर दिया तो अब तो मैंने क्या किया? मैंने इस हाइट को हाफ कर दिया, यानी y बाई टू कर दिया। कैसे कर दिया? मैंने इस तरीके से कर दिया कि पहले मैंने y बाई टू का ये एक फालतू में सपोर्ट लगा रखा है, ठीक है। पहले मैंने ये एक स्ट्रिंग लगाई y बाई टू डिस्टेंस की, फिर मैंने इससे क्या किया? इसका एक जो कॉमन फिक्स पॉइंट है वहां से दोनों के दोनों स्ट्रिंग को लगा रखा है। तो स्ट्रिंग और ये कॉमन फिक्स पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस y नहीं बची, इस बार कितनी बची? y बाई टू ही बची। अगर ये जो हमारे पास स्ट्रिंग और ये कॉमन फिक्स पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर इतनी सेम नहीं होगी ना, तो एंगल भी ये थीटा नहीं होगा। ये एंगल भी, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, एंगल भी कुछ अलग होगा, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? थीटा डैश बोल दूँ। अभी मुझे पता नहीं है एंगल कुछ चेंज होगा या फिर सेम आएगा, लेकिन मैंने बोल दिया कि एंगल कैसा हो जाएगा? अलग हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। और इनके बीच का ये जो सेपरेशन है, ये क्या हो जाएगा सर? इनके बीच का सेपरेशन को मैंने बोल दिया आर डैश। इनके बीच के सेपरेशन को मैंने क्या बोल दिया? आर डैश बोल दिया, बिकॉज मुझे पता नहीं है सेपरेशन सेम रहेगा या फिर अलग रहेगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने इसको इस हाइट से हैंग नहीं किया, इस हाइट से मैंने सस्पेंड नहीं किया, सिर्फ इतनी हाइट से सस्पेंड किया, तो कुछ ना कुछ चेंज तो इसके अंदर आने वाला है सेपरेशन के अंदर। तो मैंने इस सेपरेशन को आर डैश बोल दिया। अब इसके लिए आप लिखो तो टेन थीटा का फॉर्मूला, यहाँ पर फोर्स एफ लगेगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड एम जी लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के, पहला चार्ज और दूसरा चार्ज क्यू, और क्यू का स्क्वायर बाई दोनों के बीच का सेपरेशन इस बार आर डैश है, तो आप आर का स्क्वायर ना करके आर डैश का स्क्वायर कौन, तो यहां पर टेन थीटा क्या आ जाएगा? टेन थीटा। यहां पर एंगल कितना? थीटा डैश है, तो मैंने इसको टेन थीटा डैश बोला। के क्यू का स्क्वायर, दोनों के बीच का सेपरेशन आर डैश का स्क्वायर, और साथ में ये क्या है? एम जी। साथ में क्या है? ये एम जी। अब आपको इस फॉर्मूला के अंदर और इस फॉर्मूला के अंदर क्या कुछ कॉमन मिल रहा है? सर के क्यू स्क्वायर बाई एम जी मिल रहा है यहां पर भी, और के क्यू स्क्वायर बाई एम जी आपको यहां पर कॉमन मिल रहा होगा। दोनों के अंदर क्या यही चीज आपको कॉमन मिल रही है? हाँ सर, दोनों के अंदर यही चीज हमको कॉमन मिल रही है। अब मैं क्वेश्चन मिटा देता हूं, इसका कोई भी रोल नहीं है। अब आगे क्वेश्चन का कोई भी रोल नहीं है, तो आपको के क्यू स्क्वायर बाई एम जी कॉमन मिल रहा है, तो इसको एक तरफ रखो, दूसरी तरफ आप के क्यू स्क्वायर बाई एम जी को आप एक तरफ रखो, जो दूसरी वैल्यू इसको आप टेन थीटा की तरफ भेज दो, तो ये आपके पास आएगा टेन थीटा डैश और आर डैश का स्क्वायर। एक के लिए तो ये आया, और इसके लिए क्या आएगा? के क्यू स्क्वायर बाई एम जी इक्वल टू टेन थीटा, आपके पास ये पहले से पड़ा है, और ये आर स्क्वायर को आपने इस तरफ भेज दिया, तो ये आपके पास आर का स्क्वायर आ गया। ये भी के क्यू स्क्वायर बाई एम जी की वैल्यू, और ये भी के क्यू स्क्वायर के बाई एम जी की वैल्यू, दोनों ही के क्यू स्क्वायर बाई एम जी की वैल्यू, तो आप इनको इक्वेट कर दो, तो ये क्या हो गया आपके पास? टेन थीटा आर स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा डैश और साथ में आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब टेन थीटा आप क्या बोलोगे? टेन थीटा सर यहां पर जो टेन थीटा है ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर। ये पूरी हाइट कितनी, ये पूरा सेपरेशन कितना है? आर है। एक चार्ज का इस कॉमन लाइन से कितना हो गया सर सेपरेशन? आर बाई टू।
और इस लाइन का भी कितना हो जाएगा r/2। मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट समझाया था थ्रेड चार्ज का उस टाइम बोल दिया था कि ये भी r/2 और ये भी r/2। एंगल के ठीक सामने कितना सेपरेशन है सर r/2, इसको मैंने बोल दिया r/2। ये हो गया परपेंडिकुलर। बेस कितना है y है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साथ में ये कितना है r²। tan थीटा डैश बोलो, ये भी कितना हो जाएगा, क्योंकि सर ये सेपरेशन r डैश है तो ये r'/2 हो जाएगा। तो आपने लिखा सबसे पहले परपेंडिकुलर यानी r'/2 अपॉन ये बेस कितना है, ये सर y/2 है। जब आप ये 2 से 2 को कट करोगे तो आपके पास ये पूरा क्या आ जाएगा r'/y आ जाएगा। साथ में आपने r' का स्क्वायर भी कर रखा है, साथ में आपने r' का स्क्वायर भी कर रखा है। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो ये r है और ये इसका स्क्वायर है। अच्छा पहले तो यहाँ से ये y से y कट जाएगा, पहले तो ये y से y कट जाएगा, ये r है और ये r का स्क्वायर यानी r का क्यूब, डिवाइडेड बाय में ये आपके पास 2 बचा है, इक्वल टू ये आपके पास एक r' है और ये r' का स्क्वायर, तो ये बन गया r' का क्यूब। r' का ये क्या बन गया है, क्यूब बन गया। अब जब आप इसका इस तरफ क्यूब रूट लोगे तो आपके पास में जो फाइनल आंसर बनेगा, फाइनल आंसर इसका क्यूब रूट लेने पर वो बनेगा r' इज इक्वल टू r, क्योंकि आपने इसका क्यूब रूट लिया तो इसका क्यूब रूट कितना हो गया, r हो गया। साथ में आपको 2 का भी क्यूब रूट लेना पड़ेगा तो वो बन गया 1 की पावर वो बन गया 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, r बाई 2 की पावर 1/3 कहां पर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2, r की पावर नहीं सॉरी r बाई 2 की पावर 1/3, r डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/3 आपके पास आंसर आ चुका है। आपने क्या किया, आपने इसका भी क्यूब रूट लिया, इसका भी क्यूब रूट लिया, इसका भी लिया, पूरे का आपने क्यूब रूट लिया, ये r' बन गया, ये r बन गया और डिवाइडेड बाई ये क्या बन गया 2 की पावर 1/3, ये r' और ये 2 की पावर 1/3। आपके पास सिर्फ ये एकमात्र ऑप्शन ऐसा आ रहा है r' का, तो आपने ये आंसर निकाल लिया। मतलब अगर आपने ये जो हाइट है ये अगर चेंज कर दी, इसको अगर आपने हाफ कर दी तो आपके पास में क्या हो, ये जो इक्विलिब्रियम वाला सेपरेशन है ये भी चेंज हो गया, r' हो गया, और r' की हमने वैल्यू क्या निकाली, r/2 की पावर 1/3, ठीक है, r/2 का क्यूब रूट। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको करा दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं जो कि नीट 2018 के अंदर आया था। जैसे ये क्वेश्चन नीट 2018 के अंदर है, नीट 2018 का क्वेश्चन है, लिखने का टाइम बचाने के लिए मैं पहले से इसको लेकर आया हूं। नीट 2018 में ये क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर, 2 आइडेंटिकल यानी एक जैसे चार्ज स्फीयर है जिनके पास क्या है, चार्ज है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय 2 मासलेस स्ट्रिंग्स, यानी यही हमें थ्रेड चार्ज वाला सिस्टम बनाना है। ये मैंने कॉमन पॉइंट से 2 मासलेस स्ट्रिंग को सस्पेंड किया है और इससे मैंने क्या कर रखे हैं, 2 चार्जेस को लगा रखा है, आइडेंटिकल चार्ज लगा रखे हैं, ठीक है। आगे ये जो स्ट्रिंग है इनकी लेंथ हमें दे रखी है l, स्ट्रिंग की लेंथ कैसी है, l है, आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस d, यानी ये जो दोनों चार्जेस हैं इनके बीच का सेपरेशन इनिशियली कितना है, d, इनिशियली। और यहां पर साथ में हमें एक और डिटेल दे रखी है, वो ये है कि ये जो d है इसकी वैल्यू l से बहुत ही स्मॉल है, दिस d इज वेरी 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 मच स्मॉलर देन l, विच मीन्स एंगल क्या होने वाला है, स्मॉल होने वाला है। स्मॉल एंगल का अप्रोक्सीमेशन हमें यहाँ पर लेना होगा। कैसे लेना होगा, ये वो कॉमन लाइन है जहां पर इनिशियली हमने चार्जेस को रखा था दोनों को, यहां पर ये दोनों की दोनों स्ट्रिंग रखी हुई थी, यहां पर दोनों की दोनों स्ट्रिंग मान लो रखी हुई थी, फिर एक दूसरे को रिपेल करके एक चली जाएगी इस तरफ, दूसरी चली जाएगी इस तरफ, इस तरह का सेटअप बन गया था। अब यहां से इस लाइन से ये वाली जो स्ट्रिंग है ये कितनी मुड़ी, पहले ऐसे थी, रिपल्शन की वजह से इधर चली गई, मुड़ गई, इतना एंगल थीटा, इसके अंदर भी यही काम हुआ, इतना एंगल थीटा। अगर हमने बोला कि ये L जो है ये L ये इस R की कंपैरिजन में या फिर इस D डिस्टेंस की वजह से या फिर ये जो सेपरेशन है इससे बहुत ही बड़ा है, अगर ये सेपरेशन, इसका मतलब ये जो D है ये तो बहुत ही छोटा, इस पॉइंट से ये जो लाइन है जहां पर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा, यहां से ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी डिस्टेंस फिर कितनी होगी, d/2, ये पूरा अगर सेपरेशन d है तो ये कितना है, d/2। अगर d से L बहुत ही बड़ा है इसका मतलब d/2 से तो और भी बड़ा है, ये d/2 बहुत ही छोटा और ये l क्या है, बहुत बड़ा है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया, d/2 हो गया और हाइपोटेनियस क्या हो गया, l हो गया, हाइपोटेनियस क्या हो गया, l। अगर l बहुत बड़ा है d बहुत छोटा है तो ये जो आपके पास वैल्यू आएगी d/2l ये क्या आएगी, बहुत ही स्मॉल आएगी, यानी ये जो साइन थीटा एंगल क्या आएगा, ये भी बहुत ही छोटा आएगा। और जब एंगल बहुत छोटा आता है तो हम साइन थीटा को नियरली tan थीटा के इक्वल ही अज्यूम कर लेते हैं, तो हम tan थीटा की जगह ये जो आपके पास वैल्यू आई है d/2l इसका यूज कर सकते हैं। ये साइन थीटा होता है वैसे तो लेकिन हम tan थीटा की जगह भी इसकी वैल्यू यूज कर सकते हैं। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ है, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन के अंदर आगे हमसे ये बोला हुआ है बिकॉज ऑफ दियर म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन, अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे, द चार्जेस बिगेन टू लीक,
चार्जेस आपस में लीक करने स्टार्ट हो जाते हैं। ये वाला स्फीयर है, ये जो स्फेरिकल बॉल है इससे भी, और ये वाला स्फेरिकल बॉल, दोनों ही बॉल से चार्ज लीक होने स्टार्ट कर जाते हैं एट अ कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट पर क्या होने जाते हैं, क्या होने लग जाते हैं, चार्जेस लीक होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, द स्फीयर अप्रोच ईच अदर, ये जो स्फीयर है एक दूसरे की तरफ आने लग जाएंगे। देखो दोनों के पास इनिशियली कुछ ना कुछ चार्जेस, दोनों एक दूसरे को बहुत रिपेल करेंगे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रहेंगे, फिर चार्जेस थोड़े थोड़े कम होंगे तो रिपल्शन भी तो थोड़ा थोड़ा कम होना स्टार्ट होगा, तो इतनी ज्यादा डिस्टेंस पर ना रहकर थोड़ा इस तरफ आने लग जाएंगे, थोड़े इस तरफ आने लग जाएंगे, और सेटअप कुछ इस तरीके का बन जाएगा। उसके बाद में सेटअप कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ये प्लस टू, ये प्लस टू, और फिर इन दोनों के बीच में सेपरेशन डी नहीं रहेगा, बिकॉज कुछ ये आपस में एक दूसरे को अप्रोच करने लग जाएंगे, पास में आने लग जाएंगे, तो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो एक्स रह जाएगी बाद में। तो हमने ये डिस्टेंस कितने ले ली, एक्स ले ली। ये लाइन से फिर इस चार्ज की कितनी डिस्टेंस होगी, x/2 होगी। ये हमारे पास स्ट्रिंग तो l लेंथ की ही रही है, यहाँ पर ये एंगल कितना है, थीटा है, यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा। साइन थीटा को आप क्या बोल सकते हो, x/2l बोलोगे, जैसे हमने यहाँ पर r/2l बोला था, r/2l। अगर हमने यहाँ पर स्मॉल एंगल का अप्रोक्सीमेशन ले रखा है, जैसे ये d से बहुत बड़ा है l, x तो फिर और भी अप्रोच करने की वजह से ये सेपरेशन तो और भी कम हो गया, मतलब x से तो बहुत ही बड़ा है l, तो साइन थीटा की वैल्यू बहुत कम आने वाली है, यानी थीटा क्या हमारे पास बहुत ही स्मॉल है, और स्मॉल है तो हम साइन थीटा को टेन थीटा भी बोल सकते हैं, साइन थीटा को हम टेन थीटा भी बोल सकते हैं। क्या आपको इतना टॉपिक समझ में आया, हाँ सर इतना टॉपिक समझ में आ गया। फिर क्या हो रहा है, दे एज अ रिजल्ट द स्फीयर अप्रोच ईच अदर विद अ वेलोसिटी v, एक वेलोसिटी v के साथ ही एक दूसरे को अप्रोच करनी स्टार्ट कर देते हैं, यानी ये v वेलोसिटी के साथ इसकी तरफ आएगा और ये v वेलोसिटी के साथ इसकी तरफ आएगा। द v यानी वेलोसिटी वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x, यानी ये जो हमारे पास x है इसके साथ में ये जो वेलोसिटी है ये कंटिन्यूअसली वेरी करती रहती है। और कैसे वेरी करेगी, इस तरह से वेरी करेगी, इस तरह से, इस तरह से, या फिर इस तरह से, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। चलो कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट मिटाऊंगा, नहीं तो हम लिखेंगे वहां पर, बोर्ड तो पूरा का पूरा मैंने भर दिया है ऑलरेडी। यहां से कुछ पोर्शन मिटा लेते हैं, क्वेश्चन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, क्वेश्चन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। हाँ तो हमने ये चीज अब तक कैलकुलेट कर ली है। अब ये जो चार्ज है इसके ऊपर इस तरफ फोर्स F लग जाएगा, नीचे की तरफ mg एक्ट करेगा, ठीक है। इसके ऊपर जो चार्ज है इसका फॉर्मूला क्या आएगा, सर चार्ज का फॉर्मूला था mg टेन थीटा r स्क्वायर बाय k का अंडर रूट, यही तो होता है चार्ज का फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था इसके अंदर इनिशियली जब मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा था उस टाइम में। अब चार्ज के अंदर आप एक तो आप m की वैल्यू रखो, फिर आप g की वैल्यू रखो, ठीक है। टेन थीटा की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, जो साइन थीटा की वैल्यू आई थी, साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी सर, साइन थीटा की वैल्यू आई थी d/12, d/12, और साथ में ये सेपरेशन r भी कितना है सर, d ही है, तो आप d का स्क्वायर कर दोगे, एक d पहले से पड़ा है तो ये d का क्या हो गया, क्यूब, बाय आपके पास एक की चार्ज की आपके पास ये वैल्यू आ गई। लेकिन बाद में हमने क्या किया, बाद में जब इससे चार्जेस लीक होने स्टार्ट हुए, जब चार्जेस लीक होने स्टार्ट हुए तो ये जो सेपरेशन है ये d ना रहकर x हो गया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्यू की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, mg, डी की जगह फिर x का क्यूब रह गया, डी की जगह x का क्यूब रह गया, क्योंकि हमने क्या किया, टेन थीटा की जगह x/12 रखा, और यहाँ पर ये सेपरेशन r है, ये भी कितना x ही बचा था, तो हमने यहाँ पर भी x रख दिया r की जगह, और k तो पहले से पड़ा ही था, तो mg x क्यूब बाई k, और साथ में ये 2l, ये आपके पास चार्ज का इतना फॉर्मूला बना है, ये आपके पास चार्ज का फॉर्मूला बना है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, इसको मिटाता हूँ, आगे सोल्व करते हैं। यह आपके पास में k क्या बन गया, अंडर रूट mg x क्यूब बाई k, और साथ में 2l। अगर मैं यहां से ये अंडर रूट हटाऊंगा तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, ये जो q स्क्वायर है आप ध्यान से देखो तो इस x के क्या आ चुका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ चुका है। q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस x क्यूब के, x क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q। यहां से अगर मैं सिर्फ q की बात करूं तो वो क्या है, वो सर x की पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। q किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x की पावर 3/2 के। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो टाइम के रिस्पेक्ट में, ये सर dq/dt आ जाएगा, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, और ये क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये जो 3/2 है ये सबसे पहले आगे आ जाएगा, 3/2 सबसे पहले आगे आ जाएगा, 3/2 सबसे पहले आगे आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास बचेगा क्या, dx/dt, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं सबसे पहले, और इसके बाद में यही टर्म आपको एक माइनस करके लिख देने, यानी x की पावर 1/2, 3/2 dx/dt x की पावर 1/2। ये क्या है, ये सर चार्ज के लीक होने के रेट है, जो कि मैंने क्या बोला था, चार्ज कांस्टेंट रेट पर लीक होता है। चार्ज यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था, आप क्वेश्चन को पीछे लेकर देख लेना, यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट रेट पर लीक हो रहा था, और ये चार्ज के लीक होने के रेट है, तो ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट।
ये कांस्टेंट, ये तो पहले से कांस्टेंट। dx बाई dt क्या होता है? dx क्या है सर? dx तो सेपरेशन है, और सेपरेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ही तो होता है। हाँ सर, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है सर? वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी। यहां से ये वेलोसिटी है इस तरफ, x की पावर 1/2 भी इस तरफ है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, तो सर एक कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, ये तो कुछ भी नहीं है। एक काम करो, ये x की पावर 1/2 को आप नीचे भेज दो, तो आपके पास इस तरफ बचा सिर्फ और सिर्फ v, दूसरी तरफ 1/x की पावर 1/2 बचा, 1/x की पावर 1/2 बचा। जब आप इसको ऊपर लेकर आओगे तो ये आपके पास बच जाएगा x की पावर -1/2, x की पावर -1/2। बता दो किसी के अंदर आ रहा है, ये 1/2, ये x की पावर 1, ये x की पावर -1/2। आपके पास आंसर आ चुका है कि जो वेलोसिटी है वो कैसे वेरी करेगी डिस्प्लेसमेंट के साथ में, इस सेपरेशन x के साथ में, x की पावर -1/2 के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। ये आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया। क्या आपको इतना सब कुछ समझ में आया? हाँ सर, सब समझ में आ गया। तो फिर आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, याद रखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चार्जेस के लीकेज से रिलेटेड। समझ में आ गया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं मैं इसको? एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आंसर का। ले लिया? ठीक है, नोट्स बनाते रहना साथ साथ में, बिकॉज देखो यहाँ से मैंने क्वेश्चन मिटा रखा है। सिर्फ स्क्रीनशॉट सिर्फ और सिर्फ आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको इतना ज्यादा समझ में आने वाला है नहीं। तो नोट साथ साथ में बनाते रहना। 2018 के अंदर आया था ये क्वेश्चन। 13 का क्वेश्चन भी अभी आपको कराऊंगा मैं। अच्छा, हमने कर लिया ना 13 का क्वेश्चन, तो फिर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। और लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके अंदर भी, कि ये हमने एक थ्रेड चार्ज सिस्टम बना रखा है। ये हमने एक थ्रेड चार्ज सिस्टम बना रखा है। एक फिक्स पॉइंट से दो स्ट्रिंग की मदद से हमने आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर या फिर चार्ज बॉल को मैंने क्या कर रखा है? सस्पेंड कर रखा है। क्या कर रखा है? सस्पेंड कर रखा है। इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा ये चार्ज की वजह से, और नीचे की तरफ डाउनवर्ड mg एक्ट करेगा, इसके ऊपर भी डाउनवर्ड mg एक्ट करेगा, बिकॉज हर एक चार्ज बॉडी का कुछ ना कुछ मास तो होता ही है। ये फोर्स इस पर लगेगा, रिपल्शन इस चार्ज की वजह से। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? r है। दोनों के बीच का सेपरेशन r। इनिशियली मान लो दोनों के दोनों ये जो आपके पास चार्ज, दोनों के दोनों ये जो चार्ज स्फीयर है या फिर ये जो चार्ज बॉल है, ये जिस स्ट्रिंग से जुड़े हुए, ये स्ट्रिंग पहले यहाँ पर थी, लेकिन फिर चार्जेस के बीच के रिपल्शन की वजह से कुछ मुड़ गई। मान लो एंगल थीटा यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, तो ये एंगल भी सेम टू सेम मूव करेगी, एंगल भी सेम टू सेम ये आपस में मुड़ेगी। अब यहां से आप क्या कह सकते हो? यहां से आप बोल सकते हो इसे, यहाँ पर एंगल ये थीटा है, ये हमारे पास फोर्स एफ लग चुका है, ये mg लग चुका है। अगर मैं यहाँ पर एक चेंज करूँ, तो चेंज ये करूँ कि अगर मैं पूरे के पूरे सेटअप को स्पेस के अंदर लेकर चला जाऊँ तो क्या होगा? अगर मैं पूरे के पूरे सिस्टम को स्पेस के अंदर ले जाऊं, तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि एंगल बिटवीन चार्जेस बोल दो, या फिर सीधा आप एंगल ही बोल दो, कि ये जो आपके पास एंगल थीटा है, ये जो एंगल थीटा है, ये जो एंगल थीटा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमसे पूछा जाता है कि अगर हम इस पूरे थ्रेड चार्ज सिस्टम के ये जो सेटअप है उसको अगर हम स्पेस में लेकर चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या होने वाला है? सर स्पेस के अंदर तो ग्रेविटी होती नहीं है, मतलब ये ग्रेविटी नहीं होती। चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, वो कंटिन्यूअसली उसको ऊपर की तरफ इस तरह से ये एंगल बढ़ाता रहेगा, आखिरकार इसको फ्लैट कर देगा। ये जो mg है ना, ये इसको नीचे की तरफ लाते 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 वापस इसे करता है। लेकिन अगर स्पेस के अंदर ये mg का एंगल होने वाला है, ये जो हमारे पास mg का कंपोनेंट है ये होने वाला है ही नहीं, क्योंकि स्पेस के अंदर ग्रेविटी एक्ट करती नहीं है, तो नीचे की तरफ ये वेट एक्ट नहीं करेगा। अगर वेट एक्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारे पास क्या है, दो स्ट्रिंग है, ये जो कि एक कॉमन पॉइंट से आपस में सस्पेंड हो रखी थी, इस कॉमन पॉइंट से ये क्या हो जाएगी? एकदम फ्लैट हो जाएगी इस तरीके से। ये स्ट्रिंग 1 है जिसकी लेंथ l है, ये दूसरी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ l है, तो एक स्ट्रिंग मैंने ये बना दी l लेंथ की, दूसरी स्ट्रिंग मैंने ये बना दी l लेंथ की। इससे एक चार्ज प्लस क्यू लगा हुआ है, दूसरे से भी एक चार्ज प्लस क्यू लगा हुआ है, और ये वो कॉमन पॉइंट है जहां से दोनों के दोनों स्ट्रिंग बंधनी स्टार्ट हुई थी, ये वो कॉमन पॉइंट है। एंगल हमें बताना होता है, तो एकदम स्ट्रेट सीधी लाइन हो चुकी है, तो एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। इनके बीच का एंगल 180 डिग्री। अब क्योंकि इन स्ट्रिंग में टेंशन भी होता है, यहाँ पर भी टेंशन होता है, तो यहाँ पर मैं टेंशन को ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से होगा टेंशन, क्योंकि इनर फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, नेट टेंशन जीरो। बाहर की तरफ ये इस पर फोर्स लगाएगी, ये भी इस पर फोर्स, नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल फोर्स की बात करूँ तो हम लिखेंगे के, पहला चार्ज क्यू, दूसरा भी क्यू, तो क्यू का स्क्वायर। दोनों के बीच का सेपरेशन एल इतना और एल इतना, यानी 2l का स्क्वायर जब मैं करूंगा तो 4l स्क्वायर आ जाएगा। तो हर एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई 4l का स्क्वायर। और एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा एंगल बिटवीन चार्जेस। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्चुअल होता है कि अगर हम
थ्रेड चार्ज सिस्टम को लेकर चले जाएं स्पेस में, तो ये एंगल का क्या होगा, ये जो थ्रेड चार्ज सिस्टम है ये फ्लैट हो जाएगा, जैसे आपने व्हाइट बॉल का साइन देखा क्रिकेट के अंदर, इस तरह से हो जाएगा पूरा थ्रेड चार्ज सिस्टम। ये काम इसके अंदर हो जाने वाला है, एकदम फ्लैट हो जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो जब हम थ्रेड चार्ज सिस्टम को स्पेस के अंदर लेकर जाएंगे तो उसका जो एंगल है वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज वहां पर mg यानी जो ग्रेविटी है वो एक्ट नहीं करती है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। अब यहाँ पर हमारा लेक्चर फिनिश होता है, और तो कोई क्वेश्चन नहीं कराना, इतने ही कराने थे। यहाँ पर हमारा लेक्चर फिनिश होता है थ्रेड चार्ज सिस्टम का। अब कल से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहो।